जैसे इसमें पहला प्रश्न लिखा है अपन को, विनिर्माण क्या है? तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। तो विनिर्माण का मतलब समझ में आ गया, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि कोई यदि कच्चा माल है, ठीक है ना, तो कच्चे माल को यदि हम उसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसका रूपांतरण कर देते हैं किसी उपयोगी वस्तु में, तो उसको अपन क्या कहेंगे? विनिर्माण। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, कागज बांस से, मतलब कागज किससे बनता है? बांस से। तो जो आधारभूत कच्ची चीज़ है वो बांस है, और बांस का हमने रूपांतरण कर दिया कागज़ में, तो कागज़ जो हो गया ये एक नया उत्पाद बन गया। तो किसी कच्चे पदार्थ को के जो रूप है उसमें अपन परिवर्तन करके कोई जब नया पदार्थ बनाते हैं तो इसको अपन कहते हैं विनिर्माण। ठीक, जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, चीनी गन्ने से, मतलब क्या हुआ? इसमें मूलभूत चीज़ कौन सी है? गन्ना, और गन्ने को रूपांतरण करके हमने क्या बनाया? चीनी। तो चीनी जो हो गया विनिर्माण हो गया। तो लोहा इस्पात किससे बनता है? लौह अयस्क से। और एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। तो विनिर्माण की परिभाषा समझ में आ गई। चलिए, अपन ने पहले भी पढ़ी तो समझ में तो आई गई होगी। सेकंड क्वेश्चन इसका है, लिखा है, प्रश्न लिखा है इसमें, विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए और विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। मतलब अथवा में दोनों प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, या तो विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए अथवा विनिर्माण उद्योग के दो महत्व बताइए, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। एक और अगला प्रश्न इसमें लिखा है, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब विनिर्माण उद्योग को जो है विकास की और आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है। रीढ़ क्या होती है मालूम है? क्या होती है रीढ़? रीढ़ जिसकी वजह से इंसान सीधा खड़ा हो सकता है, रीढ़ की हड्डी। मतलब यदि शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान सीधे खड़े नहीं हो सकता। वैसे ही विनिर्माण उद्योग को भी आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है। मतलब कोई भी विनिर्माण उद्योग होगा, ठीक है ना, वो आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहलाएगा? क्योंकि बिना विनिर्माण के, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती, देश का विकास नहीं हो सकता। तो विनिर्माण बहुत आवश्यक है। यदि बांस का अपन उत्पादन करते हैं तो बांस ही बांस का उत्पादन बस करते रहें तो करोगे क्या इतने सारे बांस का? ठीक है ना। लेकिन यदि बांस का उपयोग अपन कागज़ बनाने में करना शुरू कर देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है? बांस की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो जो लोग बांस के उद्योग से जुड़े हुए हैं उनका भी फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जब उसको कागज़ के रूप में रूपांतरित करते हैं तो एक नई चीज़, नया उद्योग शुरू हो जाता है। तो इस नए उद्योग से क्या होता है? नए नए लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। तो कोई भी एक विनिर्माण जो होता है सैकड़ों हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराता है और इससे आधारभूत चीज़ों की उपयोगिता बढ़ जाती है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल तुमको बताएं, जैसे कि अभी अपन बैल देखते हो, बैल देखें, गाय बैल देखा है ना। आज के समय में बैलों की उपयोगिता बची है कोई ज़्यादा? बैल किस काम आते थे पहले? खेतों की जुताई के काम आते थे बैल। तो हर व्यक्ति अपने घर में यदि खेती किसानी का काम करता था तो वो गाय के साथ साथ बैल का भी उपयोग करता था, बैलों को भी अपने घर में देख रेख करता था, पालता था। अपन ने कहानी भी पढ़ी हिंदी में, दो बैलों की कथा, है ना, पढ़ी है। तो हर व्यक्ति के घर में, जो किसान व्यक्ति था उसके घर में कई सारे बैल हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? जब से ट्रैक्टर आ गए हैं तो बैलों की उपयोगिता खत्म। अब लोग अपने यहाँ जिस किसी के यहाँ गाय होती है तो गाय को तो संभाल के रखते हैं, लेकिन बछड़ा होता है, बैल बनता है वो बड़ा होके, बैल को कोई रखता है घर में आजकल? नहीं रखते। ठीक है, बैल को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं आवारा, ठीक है ना, वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, या फिर कई जगह पे लोग कसाई खानों में दे आते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, कट जाते हैं और वो बिक जाते हैं फिर वैसे। तो बैलों की उपयोगिता कब तक थी? जब तक खेती जो है बैलों के माध्यम से पुराने तरीकों से होती थी। जब से ट्रैक्टर आया बैलों की उपयोगिता ख़त्म। ऐसे ही यदि अपन क्या करें, मान लो कागज़ उद्योग को बंद कर दें तो क्या बांस की उपयोगिता बचेगी फिर ज़्यादा? बांस केवल फिर काय के काम आएगा? घर बनाने के काम आएगा, टोकनियाँ बनाने के काम आएगा, ठीक है ना।
बांस से जो चीज़ें बनती हैं, बांस उनको बनाने के काम बस आ पाएगा, लेकिन बांस की उपयोगिता कम होगी, उसकी बिक्री कम होगी। जब बांस की बिक्री कम होगी तो उसके ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनका भी लाभ घट जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इसीलिए कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे ही देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिलती है, गति मिलती है, और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। समझ में आ गया इतना? तो ये यदि आंसर आता है लिखने के लिए क्वेश्चन, अपन को थोड़ा सा अपन मन से लिख दें इसमें। अब इसमें किताब में क्या लिखा, अपन ये आंसर देखें। इसमें लिखा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं से रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि जो विनिर्माण उद्योग होते हैं ये न केवल कृषि को आधुनिकीकरण बना करने में सहायक होते हैं, बल्कि हमारी क्या होती है, कृषि के ऊपर निर्भरता को कम करने में भी सहायता करते हैं। मतलब यदि बाकी के उद्योग ना चलें, विनिर्माण ना हो, तो फिर देश की सारी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर निर्भर हो जाएगी, कृषि। पहले यही होता था, बाकी के उद्योग कम विकसित थे तो सारे के सारे लोग खेती किसानी पर निर्भर करते थे, और यदि सारे लोग केवल खेती पर निर्भर रहेंगे तो लोगों को रोज़गार कहाँ मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि रोज़गार के साधन सीमित रहेंगे। पहले के समय में पढ़ाई का महत्व इतना कम क्यों होता था, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति काय के ऊपर निर्भर था, खेती पर, कृषि पर। अब कृषि अकेली करनी है, मजदूरी ही करनी है, तो पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं, तो लोग पढ़ने लिखने को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उन्होंने कहा मजदूरी तो करना ही है, गांव के गांव में रह के कहीं भी काम मिल जाएगा, किसी के भी खेत में काम पे लग जाएंगे। लेकिन जब से विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है, तब क्या होगा, क्या हुआ, इसके बाद लोगों को नए नए काम करने के अवसर मिले, और जब नए काम करना है तो शिक्षा ज़रूरी है। बिना शिक्षा के नए काम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर काम में फिर बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योगों के आने से क्या हुआ कि खेती किसानी के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो गई। ठीक, दूसरे नंबर पे इसमें लिखा हुआ है, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती तथा जीवन स्तर उन्नत होता है। उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, मतलब क्या हुआ इसका, यदि उद्योग ज़्यादा रहेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। यदि अपन खेती को आज भी परंपरागत तरीके से करें, पुराने तरीके से ट्रैक्टर को छोड़ के अपन बैलों के माध्यम से खेती करें, तो उसमें अधिक मेहनत लगेगी, समय अधिक लगेगा, और इससे होगा ये कि आप उतना ज़्यादा अनाज उत्पादन नहीं कर पाओगे कि पूरे देश के लिए वो पर्याप्त हो सके। ठीक है, पहले के समय में यही होता था, चाहे जब अकाल पड़ता था देश के पास इतना अनाज भंडार उपलब्ध नहीं होते थे। यानी आज के समय में क्या है, अब यदि सरकारों के पास इतना सारा अनाज इकट्ठा सरकार एक्स्ट्रा करके रखती है कि यदि मान लो देश में कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, पूरे देश में तो अकाल एक साथ पड़ेगा नहीं, या कहीं बाढ़ एक साथ नहीं आएगी, तो कहीं किसी इलाके में यदि कोई समस्या आती तो सरकार वो जो अनाज भंडारित करके रखा है सरकार ने स्टोर करके वेयर हाउस में अपने, वो सरकार क्या करती, राशनिंग के माध्यम से लोगों को फ्री बंटवा देती है, तो वहाँ पर स्थिति खराब होने से बच जाती है। लेकिन पहले के समय में क्या था, अनाज का उत्पादन सीमित था, और सीमित उत्पादन होने की वजह से नुकसान क्या होता था, ये नुकसान होता था कि कभी भी इमरजेंसी में कोई आवश्यकता पड़ जाए तो अनाज की कमी हो जाती थी। फिर अनाज के लिए दूसरे देशों की मुँह ताकना पड़ता था कि भाई आप हमारी सहायता कर दो, हमारे देश में अनाज की कमी आ गई है। तो दूसरे देश इसका लाभ उठाया करते थे, अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। तो देश में आधुनिकीकरण बढ़ने से, विनिर्माण के होने से क्या हुआ, आपके यहाँ हर चीज़ का उत्पादन इतना अधिक होने लगा कि आप ना केवल अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, बल्कि आवश्यकता पड़ने पे आप दूसरे लोगों की सहायता भी कर सकते हो। समझ में आया ये वाला पॉइंट? तीसरा पॉइंट देखो, इसमें लिखा है, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिखी है, इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब आम आदमी की जो कहना चाहिए कि तनख्वाह है या उसकी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। जब आम आदमी की आमदनी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका जीवन स्तर कैसा होगा, उन्नत होगा, बेहतर होगा। यदि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे होंगे, तुम्हारे पिताजी की या तुम्हारे परिवार की ज़्यादा कमाई होगी, तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हारे घर में सुविधाओं के ज़्यादा साधन उपलब्ध होंगे। यदि पैसा नहीं होगा
तो अपने घर में अपन सुख सुविधा के ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं करा सकते। अपना जीवन स्तर कैसा होगा? निम्न होगा, नीचे स्तर का होगा। और यदि अपनी आमदनी अच्छी होगी तो क्या होगा? अपन अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। तीसरी चीज़ क्या है इसमें? रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। तो रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। भाई जब उद्योग बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उद्योगों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। जब लोगों की आवश्यकता होगी मतलब रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। तो उद्योगों के बढ़ने से लोगों को काम मिलता है। जैसे अपने गांव में यदि कोई कंपनी खुल जाती है तो यहाँ आसपास के लोगों को काम यहीं मिल जाता है। ठीक है, उनको काम के लिए शहर नहीं भागना पड़ता। इससे शहरों के ऊपर दबाव कम हो जाता है आबादी का। यदि सारे लोग अपने काम के लिए, रोजगार के लिए शहर चले जाएं तो शहरों में भीड़ कितनी बढ़ेगी। तो शहरों में गंदगी बढ़ेगी, व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी उतनी ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक, तो ये समझ में आया इतना। अगला पॉइंट इसमें लिखा है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशी व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशी व्यापार को बढ़ाता है। मतलब क्या हुआ इसका? आप जिन चीज़ों को बनाते हो, जिन चीज़ों का आप निर्माण करते हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बनेंगी आपकी, तो आप क्या करोगे? इन चीज़ों को विदेशों में बेचोगे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। गेहूं का उत्पादन अपने यहाँ अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो गेहूं का उपयोग ना सिर्फ अपन अपने लिए करते हैं, अपने एक्स्ट्रा अपनी मुसीबत के लिए बचा के भी रखते हैं, और उसके अलावा भी जितना गेहूं बचता है फिर उसको अपन दूसरे देशों को बेच देते हैं। इससे अपना क्या होता है? निर्यात बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। इससे इससे हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। खास तौर पे सबसे ज़्यादा महत्व किसका है विदेशी मुद्रा में? डॉलर। जब आप विदेशों से व्यापार करते हो तो ज़्यादातर व्यापार किस में होता है? डॉलर में होता है। और जब आपको व्यापार के बदले डॉलर मिलेगा तो इससे आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक डॉलर और एक गोल्ड, ये दो चीज़ें देश को बहुत मजबूत बनाती हैं। किसी देश के पास कितना